यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना अपना, जवाब मिला उड़ान भरना पड़ता है बार बार और तिनका उठाना होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट शंभू सर के साथ। मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे अंतः विभाजन। किसी रेखा का अंतः विभाजन का नियामक क्या होता है जब उसके विभाजन का अनुपात दिया हुआ है, और किसी रेखा को अगर बाह्य विभाजित किया जाए उसका अनुपात दिया रहे तो उसका निर्देशांक क्या होता है। त्रिभुज का केंद्रक क्या है, किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं उसका नियामक, इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण भी है, कठिन भी है, तो बने रहिए आप अपने YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट के साथ शुरू से अंत तक देखने के लिए। तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर ये सब सवाल कैसे बनाए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। अंतः विभाजन, यदि ए बी कोई रेखा है और इस रेखा पर एक बिंदु P है जो ए बी रेखा को दो भागों में m तथा n या m अनुपात n में अंतः विभाजित करती है। अंतः का मतलब जो रेखा है उसके अंदर, अंतः का मतलब जो रेखा जितनी लंबी है उसके अंदर, इंटरनल पार्ट में विभाजित करता है, तो P बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। फिर बाह्य विभाजन, एक्सटीरियर सेक्शन होता है, सेक्शन फॉर्मूला में इसको पढ़ना होता है। यदि AB कोई रेखा है और इसके बाहर एक बिंदु P है जो AB को मिलाने वाली रेखा को m एवं n भाग में अर्थात m अनुपात n में बाहर से विभाजित करती है, तो बाहरी बिंदु P का नियामक क्या होगा। अब यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है खासकर कमजोर विद्यार्थियों को कि आखिर अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन होता क्या है, ये होता कैसे है। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप एक रेखा ले लीजिए, यहाँ पर A लिखिए और यहाँ पर B लिखिए। किसी भी रेखा को खींचने के लिए दो बिंदु की जरूरत पड़ती है और प्रत्येक बिंदु का एक निर्देशांक, एक नियामक होता है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू से अंत तक पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बिंदु को अगर हम पॉइंट आउट करते हैं तल पर तो उसका निर्देशांक होता है, उसका नियामक होता है। एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर ए और बी दो बिंदुएं हैं तो इनका भी निर्देशांक होगा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये भी एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब यहाँ x2 y2 x1 y2 इसलिए क्योंकि यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, तो पहचानेंगे कैसे कि कौन सा x है। इसलिए यहाँ a के लिए x1 y1 और b के लिए यहाँ x2 y2 लिख दिए। अब इसके अंतः विभाजन में मान लीजिए इस पर यहां से लेकर यहां तक कोई एक बिंदु है, कहीं भी है, मान लीजिए कि यहां पर है, यहां पर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु का कोई ना कोई नाम देंगे ना। ए भी तो हो चुका है, C D E F G H I J K L M N O P Q R कुछ भी देंगे ना। चलिए इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, ये P बिंदु है। तो जब ये P बिंदु है, कोई बिंदु आ गया P, तो फिर इसका भी नियामक होगा। तो इसका नियामक हम x y मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसका नियामक x y है, क्योंकि x1 y1 है, x2 y2 है, तो x y मानने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बिंदु को जब आप लिखेंगे तो उसका नियामक होगा ही, उसका नियामक x y होगा। अब यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए कि ये m भाग है और यहां से लेकर यहां तक ये n भाग है, ये दो टुकड़ा है। यहां से लेकर यहां तक एक टुकड़ा हो गया और फिर यहां से ये कट हो गया है, यहां से लेकर यहां तक एक टुकड़ा। अब इसका नाम पता है मित्रों क्या हो गया। अब ये AP हो गया और ये PB हो गया। ये दो भाग, ये M है, ये N टुकड़ा है, ये M टुकड़ा, ये N टुकड़ा। तो अंतः आपके पास रेखा क्या थी, AB, इसका भी नियामक है, A बिंदु का नियामक है x1 y1, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग x1 y1 मानकर चल रहे हैं। x2 y2 हम आपको अभी बता रहे हैं कि अंतः विभाजन क्या मतलब क्या होता है, कैसे होता है ये अंतः विभाजन। तो यही है अंतः विभाजन। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग विभाजन सूत्र आज पढ़ रहे हैं। तो A से लेकर B तक
इसमें एक बिंदु हमने यहाँ P ले लिया, तो दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा A से लेकर P तक और दूसरा P से लेकर B तक, दो टुकड़ा हम यहाँ दिखा दिए, एक भाग M हो गया, दूसरा भाग N हो गया। इसी को कहते हैं अंतः विभाजन, दो टुकड़ा कर देना। अब ये रेखा है, मान लीजिए इसका नाम PQ रेखा, एक दूसरी रेखा आ गई, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, तो मिडिल पॉइंट के लिए मिडिल पॉइंट का नियामक निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। हम उसको दो भागों में बांटने वाले फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, जब वो बराबर बराबर हिस्सा न हो, कोई टुकड़ा बड़ा हो कोई टुकड़ा छोटा हो, M अनुपात N हो। अगर आप बराबर बराबर में भी बांटते हैं, M का भी और N का भी वैल्यू दोनों समान समान होता है, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आएगा। लेकिन उसके लिए आसान फॉर्मूला है, पहले हम लोग इस कठिन फॉर्मूला को जाने कि कैसे होता है अंतः विभाजन और कैसे होता है बाह्य विभाजन। तो ये हो गया दोस्तों अंतः विभाजन कैसे किया जाता है, उसका इंटरनल सेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, उसका जो अंतः विभाजन के लिए जो बिंदु होता है उसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो ये बताएंगे उसके फॉर्मूला में कि कैसे निकालते हैं। ये अंतः विभाजन है क्या, ये बता रहे हैं आपको। ए से लेकर बी तक कोई रेखा है, ए एक बिंदु है, बी एक बिंदु है, उसको मिला दिए तो रेखा बन गई। दो बिंदुओं का नियामक दिया हुआ है, ए बिंदु का नियामक है x1 y1 और बी बिंदु का है x2 y2, और उस पर एक जो ए बी रेखा है उस पर एक जो बिंदु लिए हैं, उसके अंदर में कहीं भी बिंदु ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां पर बिंदु लिया, उसका नियामक x और y लिख दिया, तो यहां से लेकर यहां तक m भाग हो गया, यहां से लेकर यहां तक n भाग हो गया। तो यहां जो आप बिंदु लिए हैं इसका नियामक क्या होगा, उसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाते हैं। अब जानेंगे हम लोग कि ये बाह्य विभाजन क्या होता है। चलिए इसको भी बता देते हैं। बाह्य विभाजन, मान लीजिए आपके पास ए बी कोई रेखा है, ए बी कोई रेखा है, यहां पर दोनों बिंदु है, ए बिंदु बी बिंदु, और यहां पर एक Q है, इसको भी P मान लेते हैं। चलिए P मान लेते हैं, ये एक P है जो AB से बाहर है। कहां है? AB से बाहर है, AB रेखा से बाहर है, अलग है, यहां से लेकर यहां तक है। और ये अब टोटल A से लेकर P तक का जो हिस्सा हुआ मित्रों, ये M भाग हो गया, और यह जो हिस्सा हुआ यह N भाग हो गया, इसका नाम BP हो गया। तो AP, पहले तो रेखा AB हमने खींचा, AB रेखा खींचा, उसके बाद बाहरी एक बिंदु लिया P, उसको मिलाया, तो ये बाह्य विभाजन की ओर चला गया। अब A से लेकर P तक की लंबाई जो हुई AP हुई। अब AP की जो लंबाई हुई वो M भाग हुआ, और BP जो AB से अलग है उसकी केवल लंबाई N है। तो ये AP रेखा बाह्य विभाजन जब करता है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, बाह्य बिंदु का, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, उसको कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो इसी को कहते हैं मित्रों बाह्य विभाजन, जो उस रेखा के बाहर है। अंतः विभाजन का मतलब हुआ जो रेखा दी गई है, जो नियामक दिया हुआ है उसके अंदर है। तो अंदर के लिए अंतः विभाजन और बाहर के लिए बाह्य विभाजन का फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब उनका फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। अंतः विभाजन के लिए जिस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे, एक्स वाई जो बाहरी अंतः बिंदु P है उसका निर्देशांक, उसका नियामक निकालने के लिए, यहाँ पर ये P बिंदु है, यहाँ हम P भी लिख सकते हैं, यहाँ भी P लिख सकते हैं। तो P बिंदु का निर्देशांक या नियामक कोऑर्डिनेट जिसे कहते हैं, निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है mx2 + nx1 / m + n, और x के लिए है, यहाँ दोनों x आप देख सकते हैं, ये x के लिए है इसलिए इसमें x आया है, ये y के लिए है। इसका जो वैल्यू आएगा वो x के लिए आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वो x के लिए आएगा। ये x के लिए है, x इसका ये वैल्यू होगा, ये y एक्सिस का वैल्यू होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा अंतः विभाजन के लिए mx2 + nx1 / m + n और my2 + ny1 बटा m + n। और वही जब बाह्य विभाजन करेंगे तो दोनों फार्मूला में आप क्या फर्क देख रहे हैं, केवल माइनस का फर्क है।
यहाँ प्लस में है, ये x और y दोनों के लिए प्लस है, लेकिन इसमें माइनस है। प्लस क्यों? क्योंकि आप अंतः विभाजन कर रहे हैं, जिस बिंदु का आप नियामक ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, वो जो रेखा है उसके अंदर में ही है, इसलिए आपको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन बाह्य विभाजन है, जो रेखा आपको इंगित किया गया है, सूचित किया गया है, उसके बाहर वो बिंदु है, इसलिए बड़ी जो रेखा है उसमें से आपको घटाना पड़ेगा, इसलिए उसका जो रेशियो है उसमें माइनस किया जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, बाह्य विभाजन के लिए, बाहरी विभाजन के लिए माइनस लगा देते हैं। देखिए दोनों में केवल माइनस का ही फर्क है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये हुआ बाह्य विभाजन के लिए और ये हुआ अंतर विभाजन के लिए। अब वो बाह्य विभाजन का जो बिंदु होगा पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, हमने पी फिलहाल मान लिया है। अब इस पर कुछ सवाल को देखेंगे। मान लीजिए कि ए 2 -3 बी -1 0, ए का ये नियामक, बी का ये नियामक की एक रेखा है, एक रेखा है, इसे बिंदु P, इसे बिंदु P 2:3 में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। तो P का नियामक क्या होगा मित्रों? P का नियामक क्या होगा? मान लीजिए हमने लिख दिया P का नियामक क्या होगा। तो आप देख रहे हैं A और B दो बिंदु हैं, उनका नियामक दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A के लिए 2 और -3, B के लिए -1 और 0। तो सबसे पहले आप यहां हल लिख दीजिए। अंतः विभाजन है, आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है, mx2 + nx1/m + n और my2 + ny1/m + n। तो सबसे पहले आप x1 का वैल्यू लिखिए। तो x1 का वैल्यू ये हो गया 2 और x2 लिखिए तो इसमें आ जाइए -1। फिर यहां पर y1 लिखिए, y1 यानी बाद वाली संख्या -3 और y2 आपको लिखना है, इसमें बाद वाली संख्या 0। फिर आपको m का वैल्यू लिखना है, मतलब ये पहला रेशियो m का है तो ये हो गया 2 और n का वैल्यू हो गया 3। अब अंतः विभाजन करना है तो अंतः विभाजन के लिए अंतः विभाजन के लिए आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे Pxy इक्वल टू फॉर्मूला होगा mx2 + nx1/m + n। ये x के लिए होगा, फिर कॉमा my2 + ny1/m + n, ये होगा। सॉरी, इसको लास्ट में ब्रैकेट लगाते हैं, यहां गलत हो जाएगा, यहां लगेगा ये। अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं मित्रों तो आपको लिखना होगा, इसको छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में इक्वल कर लेंगे। m, पहले m है तो m आपका क्या है 2 गुणे फिर x2 है ना, पहले x1 x2 y1 y2 लिखना आप समझ गए। ये रेशियो, विभाजन का रेशियो, पहला जो वैल्यू होता है m का और दूसरा वैल्यू n का होता है, ये लिख दिए। ये 3 आइटम्स आप यहां सजा दीजिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला पर सेट कीजिए, आंसर गेट कीजिए, एकदम आसानी से आएगा बिल्कुल। तो ये m गुने x2, अब देखिए x2 क्या है आपका -1 है, ये हो गया, फिर बीच में प्लस आ गया फॉर्मूला में, n हो गया तो n आपका 3 है, 3 गुने, अब उसके बाद क्या है x1 है तो x1 आपका 2 है, बाई m + n यानी 2 + 3। इसका जो सॉल्यूशन आएगा x का वैल्यू आएगा, कॉमा, अब फिर my2 तो m आपका क्या है 2 है, गुणे my2 तो y2 0 है, फिर प्लस n का वैल्यू है 3 गुणे ny1 -3 है बटा 2 + 3, ये हो गया। मित्रों जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है 2 एकम 2 लेकिन -2, क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस है। फिर 3 गुना +6 बटा 3 और 2 5, कॉमा, फिर यहां पर 2 में 0 से गुना करेंगे, क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, तो यहां आ गया 0। फिर 3 में 3 से गुना करेंगे तो यहां आ गया
-9/5। ये पहला वैल्यू x का हुआ, दूसरा वैल्यू y का हुआ। अब यहां पर थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, मैं यहां जगह है उसे हल कर दे रहा हूं। तो आपको क्या मिला, इसका सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, -2 + 6, ये मिल गया आपको 4/5, उसका सॉल्यूशन क्या मिला, -9/5। ये किसके इक्वल है, इसलिए x y आपका हो गया 4/5, -9/5। तो जब हम अंतः विभाजन करेंगे तो हमारा आंसर ये प्राप्त होगा। फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं, अंतः विभाजन के लिए सूत्र होगा x y का निर्देशांक निकालने के लिए mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 बटा m + n। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो x और y का अंतः विभाजन के लिए p बिंदु का निर्देशांक होगा। अब हम इसे क्लीन कर लेते हैं, इसे हम क्लीन कर देते हैं। सवाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्या जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, इसको हमने किया अंतः विभाजन को हमने काट करके लिख दिया बाह्य विभाजन करते हैं। अब यहां पर आ गया बाह्य विभाजन। सवाल वही है, इसको सवाल नंबर 2 मान लेते हैं, ये सवाल नंबर 2 है। बनाने का तरीका वही होगा, फिर आपको हल लिखना है। x1 इसमें जो पहला वैल्यू होता है, ये दोनों जो निर्देशांक होता है इसमें जो पहला वैल्यू होता है x का होता है, तो ये भी x का है, ये भी x का है, लेकिन ये x1 है तो ये x2 है। तो x1 आपका हो गया 2, तो x2 बन गया आपका, फिर वैसे ही -1, फिर y1 बन गया आपका -3 और y2 बन गया 0। अनुपात विभाजन क्या कहता है, 2:3। चलिए इसको थोड़ा सा फिर कर देते हैं, 3:2 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो m का वैल्यू हो गया 3 और n का वैल्यू हो गया 2। अब आपको बाह्य विभाजन करना है। बाह्य विभाजन अभी आपको बताया वो बाहरी बिंदु है, तो उसका निर्देशांक यहां पर लिखेंगे, बाहरी बिंदु P का निर्देशांक, बाहरी बिंदु P का निर्देशांक। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे P x, y = mx2 - nx1 / m - n। बाहरी बिंदु, बाह्य विभाजन है इसलिए माइनस लगेगा, फिर कॉमा, फिर my2 - ny1 / m - n। ये आपका हो गया, थोड़ा सा क्लियर देखते हैं, ये आपका हो गया m - n, ये ब्रैकेट बन गया। अब इस पर वैल्यू सेट करेंगे। कैसे वैल्यू सेट करेंगे, देखिए इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। m, पहले m आ गया तो m आपका 3 आ गया, 3 गुणे, अब यहां पर क्या आ गया x2, तो x2 आपको देखना है -1, फिर फॉर्मूला में ही माइनस है, आपको माइनस देना पड़ेगा। nx1 तो n का वैल्यू 2 है, गुणे x1 है तो x1 भी 2 है, बटा m - n, तो m - n का मतलब होगा 3 - 2, 3 - 2। देखिए अब 3 - 2 तो ये आसानी से 1 आएगा, लेकिन 2 - 3 होगा तब -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां माइनस लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर my2 यानी 3 गुने y2 क्या है 0, माइनस ny1, n क्या है 2, y1 क्या है -3 है, ऐसे है। फिर 3 - 2, ये जो वैल्यू आएगा x के लिए आएगा और ये जो वैल्यू आएगा y के लिए आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका देखिए 3 एकम -3, फिर माइनस यहां आ गया -4 बटे, अब ये 3 में से 2 गया 1, अब यहां 1 आ रहा है, अलग अलग सवालों में अलग अलग आ सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब इसका सॉल्यूशन ये हो गया 0, फिर माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये बन गया प्लस और प्लस 6, कैसे 6, 3 गुना 6, और ये 1 हो गया। तो 1 बटा के नीचे हर के रूप में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब फिर से वो लिख सकते हैं pxy, p बिंदु का नियामक, pxy का मतलब हुआ p बिंदु का नियामक। क्या हुआ -3 - 4, ये बन गया दोस्तों -7,
और 0 और 6 जोड़ेंगे तो केवल 6 होगा। ये आपका आंसर तैयार हो गया बाह्य विभाजन के लिए। तो ये जो 2 सवाल आपने पढ़ा कि अंतः विभाजन कैसे करते हैं, बाह्य विभाजन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला को आप सवाल बार बार बनाएंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। फिर भी हम आपको सलाह देंगे कि इसे जैसे भी हो याद जरूर कर जाइएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं कि अब इसमें किस तरह के और सवाल आते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि किसी त्रिभुज के केंद्र सेंट्रॉइड गुरुत्व केंद्र G का नियामक क्या होता है। गुरुत्व केंद्र के लिए G अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। G फॉर सेंट्रॉइड, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र इन सेंटर के लिए I का इस्तेमाल किया जाता है। I ABCD का अक्षर I, अंग्रेजी वर्णमाला का I अक्षर बड़ा वाला। और G गुरुत्व केंद्र के लिए, गुरुत्व केंद्र का दूसरा नाम केंद्रक भी है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो फार्मूला इसका क्या होगा, गुरुत्व केंद्र का अगर नियामक निकालना है, उसका निर्देशांक निकालना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 x के लिए, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 किसके लिए, गुरुत्व केंद्र के लिए नियामक ज्ञात करने का ये फार्मूला होगा। लेकिन वही इन सेंटर आपको निकालना है, किसी त्रिभुज का इन सेंटर निकालना है, तो उसके लिए एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना होगा। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c। देखिए दोनों फार्मूला एक जैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक नहीं है, उसमें अंतर है। इसमें भुजाओं की लंबाइयां दी हुई है, जो ए बी सी आप देख रहे हैं, ये भुजाओं की लंबाइयां हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है ना, तो 3 भुजाओं में तीनों भुजाओं की लंबाई है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब ए बी सी का मान कुछ भी हो सकता है, ए1 B2 C3 4 CM 5 CM ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ए बी सी है, तो सेंट्रॉइड के लिए ये फॉर्मूला है और इन सेंटर के लिए ये फॉर्मूला है। मतलब गुरुत्व केंद्र या केंद्रक निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इन सेंटर या अंतः केंद्र, इसे हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र या इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c x के लिए, और y के लिए ay1 प्लस by2 प्लस by3 बाई a प्लस b प्लस c। ये हुआ। एक तीसरा फॉर्मूला भी है जो छूट रहा था, मुझे याद आया, फिर से लिख दिए। किसी रेखा के मध्य बिंदु का नियामक, जो कोई रेखा है उसका एकदम मिडिल पॉइंट, जो मध्य बिंदु होगा, जिस बिंदु से जितना भाग इधर दिखेगा उतना ही भाग इधर दिखेगा, यानी वह बिंदु जो उस रेखा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगी, उस बिंदु का जो बीच में आ रही है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो उसके लिए आसान सा फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, हो सकता है कि बहुत विद्यार्थी नहीं जानते हैं, बहुत विद्यार्थी हो सकता है जानते हैं कि आखिर ये गुरुत्व केंद्र क्या होता है, केंद्र गुरुत्व केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इन सेंटर क्या है, समझ में नहीं आया, ये तो हम जानते ही नहीं है कि होता क्या है। आइए हम आपको बता देते हैं, उसके बाद ही सवाल बताएंगे। मान लीजिए कि यह एक कोई त्रिभुज हो गया, इसका नाम भी हो गया, इसका नाम हो गया ए बी सी। अब ये त्रिभुज है तो इसकी 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, 3 शीर्ष हैं। तो अगर इसके शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर, उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, तो इसका ये ए शीर्ष है, सामने वाली भुजा बीसी है, ए शीर्ष है, सामने वाली भुजा बीसी है। तो इस शीर्ष से बीसी पर, इस बी शीर्ष से एसी पर, और सी शीर्ष से ए बी पर जब 3 माध्यिकाएं खींची जाती हैं, 3 रेखाखंड खींचे जाते हैं, तो वो तीनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्रॉस करते हैं, काटते हैं, या तीनों रेखाएं मिलती हैं, वही बिंदु उस त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है। दोस्तों वही गुरुत्व केंद्र होता है जिसे आप केंद्रक भी कहते हैं, सेंट्रॉइड भी कहते हैं। सेंट्रॉइड कहिए, गुरुत्व केंद्र कहिए, या केंद्रक कहिए। किसको कहेंगे? किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका, तीनों भुजाओं पर, तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को मिलती हैं या क्रॉस करती हैं या काटती हैं,
वही बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक होता है, सेंट्रॉइड होता है, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। पता है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस सेंटर से आप चाहें तो परकाल की सहायता से इनके शीर्ष को मिलाकर इनके बाहर बाहर एक वृत्त भी खींच सकते हैं। ऐसे ये गुरुत्व केंद्र के लिए सबसे बड़ी विशेषता होती है। ये ऐसा केंद्र होता है त्रिभुज के लिए जिस केंद्र से उसके शीर्ष को छूते हुए आप वृत्त खींच सकते हैं। अगर ये तीनों शीर्ष को छूकर वृत्त बन गया तो समझिए आपका गुरुत्व केंद्र सही है। तो दोस्तों अब उसके ज्यामिति में बहुत डीपली हम इस चैप्टर में नहीं जा रहे हैं, उसके लिए अलग से आपको पार्ट बनाया जाएगा ज्योमेट्री का। फिलहाल हमको ये बताना था कि आखिर ये गुरुत्व केंद्र होता क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो यही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां जहां एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये आप समझ गए होंगे केंद्र क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अंतः केंद्र क्या होता है। फिर से आप देखिए, अंतः केंद्र के लिए मान लीजिए एक ट्राइंगल हो गया, ऐसे हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, दोनों एक जैसा है फिर भी अलग है। अभी हमने जो बताया उसी के जैसा ये भी है, लेकिन दोनों एक जगह है। उसमें हमने क्या बताया कि शीर्ष से होकर भुजाओं पर लंब डालना, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके कोण से होकर जब हम इसके कोण को समविभाजित करते हैं, तो ये समविभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो वो त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है या इन सेंटर होता है। यही अंतः केंद्र है या इन सेंटर है। अब आप समझ रहे हैं, इसके शीर्ष से डाला गया लेकिन कोण को समविभाजित किया गया, ये एंगल को समविभाजित किया जा रहा है। एंगल को शीर्ष से जा रहा है लेकिन कोण को समविभाजित, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा, फिर इसमें ये और ये दोनों इक्वल एंगल के साथ हैं। कोण को समविभाजित करते हुए जो रेखा ऐसे गुजर रही है वही इन सेंटर है, किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र है। तो एक बार यहां फिर से उसको दिखा देते हैं। ये देखिए, जब इससे 3 माध्यिकाएं खींची जाती हैं, माध्यिकाएं का मतलब हुआ शीर्ष से खींचा गया और भुजा तक पहुंचाया गया, उसको भी 2 भाग में बांट रहा है, और ये एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वो हुआ गुरुत्व केंद्र और ये हुआ इन सेंटर। इन सेंटर कौन से बिलोंग करता है और गुरुत्व केंद्र भुजा से बिलोंग करता है, भुजा से संबंधित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि शीर्ष को छूते हुए वृत्त खींचा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि भुजाओं को स्पर्श करते हुए इसमें वृत्त आ जाता है, इसमें ऐसे वृत्त खींचा जाता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए आ जाता है। तो ये इन सेंटर हुआ और ये सेंटर, ये गुरुत्व केंद्र हुआ या केंद्रक हुआ। इसी पर हम लोग सवाल इसमें पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तीनों सूत्रों पर अब बारी बारी से सवाल लेते हैं। देखिए, एक सवाल आ गया, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक ए के लिए -2, 3, बी के लिए 4, -5 और सी के लिए 0, -1 है। किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष और तीनों शीर्ष के नियामक दिए हुए हैं, तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा या केंद्रक होगा, सेंट्रॉइड होगा, उसका नियामक क्या होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में है। कैसे है देखिए, सबसे पहले x1 का वैल्यू लिखिए, ये -2 हो गया। x2 लिखिए, उसके बाद वाला 4, x3 लिखिए, उसके बाद वाला 0, फिर y1 लिखिए, इसमें का 3, y2 लिखिए -5, y3 लिखिए, क्या लिखेंगे -1। अब आपके पास x1, x2, x3, y1, y2, y3 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, गुरुत्व केंद्र x, y का मान निकालना है। तो g, x, y के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा, x से जुड़े हुए जो सॉल्यूशन आप जोड़ घटाव की क्रिया करके बनाएंगे वो x का होगा और y से जुड़े हुए y का होगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं मित्रों, तो x1 के लिए आप क्या लिखेंगे, यहां देखिए, इसमें भी आप देख करके लिख सकते हैं, यहां भी आप लिखे हैं
लिख सकते हैं। तो x1 माइनस 2, फिर प्लस का चिन्ह सूत्र में है x2, यहां आ गया 4 प्लस x3, यहां आ गया 0/3 कॉमा, फिर y1 आपको लिखना है। तो y1 आपका वहां हो गया 3 प्लस y2 आपको लिखना है -5 प्लस y3 लिखना है -1/3। फिर इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 4 और 0 तो 4 ही होगा, 4 में से 2 घटा देंगे 2/3 कॉमा, इसका वैल्यू ये 5 है, ये -5 है, -5 और 1 दोनों माइनस में है तो -6 हो गया। -6 में से आपको 3 घटा देना है तो -3 आ जाएगा। तो फिर ये हो गया -3/3। तो ये कैंसिल भी हो रहा है तो कैंसिल भी करेंगे। फिर आपको मिल गया ये तो 2/3 ही रह गया, कॉमा ये कट करके -1 आ गया। तो ये रहा गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी का वैल्यू जो इस फार्मूला से हमने ज्ञात किया। आपके पास सवाल था कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, शीर्ष से आपको उसका गुरुत्व केंद्र का नियामक ज्ञात करना था। देखिए इसमें अब सवाल है, सवाल नंबर 2 कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष 1 - 2, 2 - 3 - 4 - 1 तथा भुजाओं की लंबाइयां 4, 5, 6 सेंटीमीटर में है। तो इसके अंतः केंद्र का नियामक बताए हैं। तो इसमें तो मान लीजिए कि भुजाओं की लंबाइयां दी हुई हैं, ये आपको प्रैक्टिकल करने के लिए एक सवाल बता दे रहे हैं, लेकिन किसी किसी सवाल में ये भुजा की लंबाई नहीं दे रहा है, नहीं देता है। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, तीनों भुजाओं की लंबाइयां आप ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों भुजाओं की लंबाइयों को ज्ञात करने का दूरी सूत्र आप इस्तेमाल करेंगे। दूरी सूत्र पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको पढ़ाया जा चुका है। आइए फिलहाल हम ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, ये देखिए बहुत ही आसानी से हल किया जाएगा। x1 का मान आप इसमें लिख दीजिए 1 और x2 का मान हो गया 2 और x3 का मान हो गया -4। फिर आपको y1 लिखना है, y1 आपका आ गया -2, y2 आ गया -3 और y3 आ गया -1। फिर आपको a b c का भी मान दिया हुआ है, a b c का मान दिया हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि ये निकालने से वो उसके इक्वल ही आएगा, लेकिन ज्ञात कैसे करते हैं किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र का नियामक, इसको बताने के लिए हमें वो लिखना पड़ा। क्योंकि जब तीनों भुजाओं की लंबाइयों को भी निकालेंगे तो टाइम ज्यादा किल होगा, आपको केवल हिंट्स के रूप में बता देते हैं। चलिए, तो हमारे पास हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। मतलब कि ये कोई त्रिभुज है, इसका शीर्ष यहां पर A है, तो A का नियामक पहला वाला है 1 - 2। फिर B का जो नियामक है वो क्या है 2 - 3, यहां पर 2 हो गया -3 हो गया। और यहां पर C का जो नियामक है -4 और -1 हो गया। तो अंतः केंद्र का मतलब हुआ इसके एंगल को संधिभाजित करेंगे और संधिभाजक रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं वही उसका अंतः केंद्र होता है, इन सेंटर इसे कहते हैं। तो I का नियामक इसमें ज्ञात करना है। आपको ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है A मतलब ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है B। तो B कौन होगा, B के सामने वाली भुजा, ये हो गया 4, 5 हो गया और ये हो गया 6। अब आपको इसका इन सेंटर ज्ञात करना है। तो अंतः केंद्र के लिए आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, अंतः केंद्र के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, ये x के लिए होगा। फिर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c होगा। ये x का वैल्यू आएगा, ये y का वैल्यू आएगा। फिर आगे अगर बढ़ें तो a फॉर आप a का वैल्यू लिखेंगे 4 गुणे, अब x1 आपको लिखना है 1 प्लस, फिर b लिखना है 5 गुणे, फिर x2 लिखना है 2 प्लस, फिर c लिखना है 6 गुणे, x3 लिखना है -4। फिर नीचे 4 प्लस 5 प्लस 6, ये तो लिखेंगे, कॉमा देंगे। फिर ay1 मतलब 4 गुने y1 का वैल्यू -2 प्लस by2 मतलब
5 गुने -3, यहां देखिए ये y का वैल्यू है सर, ये ABC का वैल्यू है, ये x1 x2 x3 का वैल्यू है, फिर प्लस CY3 मतलब 6 गुने -1। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिखा है A से B तक की दूरी, कोई जरूरी नहीं कि यहां से लेकर यहां तक दूरी सूत्र आप लगाएंगे तो 6 आएगा ही आएगा। आपको समझाने के लिए मैंने फिलहाल लिख दिया। वो रूट से स्वतंत्र भी आ सकता है, रूट से स्वतंत्र नहीं भी आ सकता है। किसी किसी सवाल में ये जो दूरी है, भुजाओं की लंबाई है, वो नहीं देता है, केवल शीर्ष दे देता है। अब उस स्थिति में आपको भुजा की लंबाई ज्ञात करना होता है। चलिए हमने लिख दिया आपको समझने के लिए। फिर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी मतलब 4 प्लस 5 प्लस 6 हो गया। इसका जो वैल्यू आएगा x का होगा, इसका जो वैल्यू आएगा y का होगा। देखते हैं क्या होता है। 4 एकम 4, फिर प्लस 5 गुना 10, फिर यहां आ गया 6 चौका -24, वो हो गया -24। उसके बाद नीचे 5 और 4 9 और 6, यहां पर 15, फिर कॉमा, यहां आ गया 4 गुना माइनस में 8, फिर हो गया यहां पर प्लस और 5 किया -15, यहां पर -15 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, और 6 एकम 6/15 तो इसमें भी आएगा। ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, 6 10 और 4 14 में से 24 आपको घटा देना है। तो 14 में से 24 घटाएंगे तो -10 होगा, -10/15, -10/15 हो गया। फिर वो तीनों माइनस में, ये तीनों वैल्यू माइनस में, तो आप उस स्थिति में तीनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 15 आपस में जोड़ेंगे तो 14 15 -19/15 होगा। फिर यहां पर अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर सकते हैं। 5 गुना 10, 5 या 15, आपको क्या मिला, आपको मिला I x, y इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र के लिए जो आपको नियामक मिला -2/3, -19/15, यही इन सेंटर का नियामक हो गया मित्रों। तो आपको फिर से दोहरा दें कि इस सवाल में ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं कभी कभी दे भी देता है और कभी कभी सवाल में नहीं भी देता है, आपको निकालना पड़ता है। मैंने भी 4 5 6 लिखा, कोई जरूरी नहीं कि A से लेकर B तक की दूरी 6 ही आएगी। आपको एक सवाल समझाने के लिए ऐसा मैंने लिखा। तो अब A से B तक की दूरी निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला का निकालना होगा। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, यहाँ A है फिर यहाँ B है, तो इसका नियामक है x1 y1 और यहाँ x2 y2 है। तो आप कैसे दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर रूट में। इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं ना दूरी निकालने के लिए। तो AB का भी दूरी इसी फार्मूला से, BC का भी दूरी इसी फार्मूला से, AC का भी दूरी इसी फार्मूला से निकालेंगे। 3 बार आपको दूरी निकालना होगा, तब तीनों भुजाओं की दूरियां लंबाइयां निकलेंगी। फिर उन लंबाइयों को जब इस फार्मूला पर सेट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर आएगा। तब जब ये नहीं दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि इन सेंटर का नियामक निकालिए, तब ये आपको क्रिया करना पड़ेगा। लेकिन इन सेंटर निकालने के लिए ये भुजाओं की लंबाइयां आपको दी गई हैं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको ज्यादा लंबा सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। तो आज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति के पार्ट 3 में हमने आपको सवाल बताया कि अंतः विभाजन किसी रेखा का कैसे होता है, बाह्य विभाजन कैसे होता है, मतलब उसका नियामक कैसे निकालते हैं, फिर किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, इस पर कैसे सवाल आते हैं, उसे सॉल्व कैसे करते हैं इत्यादि। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको जरूर समझ में आया होगा। अपने संबंधित चैप्टर को निकालिए, किसी भी प्रकाशन की किताब को उठाइए, उस चैप्टर को निकालिए, सवाल पढ़िए, बनाइए, लेकिन सूत्र धारदार जरूर रखिए। सूत्र धारदार मतलब आप बनाएंगे धनाधन धनाधन, धाराधर धारदार धाराधर सवाल आपसे बनेगा, ये पूरा गारंटी है। लेकिन सूत्र आपको मेमोराइज करते रहना होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आगे आप बढ़ते रहें। थैंक यू।